दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए। सुबह का वक्त, गांव के बाजार में मछलियों की महक, ठेले वालों की पुकार और उसी भीड़ में बैठी एक बुजुर्ग मां जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। लेकिन तभी एक वर्दीधारी अफसर आता है, उसके टोकरा पर लात मारता है, मछलियां सड़क पर बिखेर देता है और पूरे बाजार के सामने उसकी इज्जत को रौंद देता है। भीड़ तमाशा देखती रहती है, कोई आवाज नहीं उठाता। किसी को अंदाजा भी नहीं कि यह साधारण सी लगने वाली औरत देश की सेवा कर रही दो बेटियों की मां है। और जब उन बेटियों में से एक ने यह अपमान देखा तो उसने ठान लिया, अब यह चुप्पी नहीं, यह तूफान बनेगी। यह कहानी है साहस, न्याय और उस बदले की जो कानून के रास्ते से लिया गया। सुबह का समय था, आसमान में हल्की हल्की धूप छनकर आ रही थी। बाजार में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सड़क किनारे सब्जी, अनाज, कपड़ों और मछली के ठेले लगे हुए थे। हवा में मिट्टी, पसीने और मसालों की मिली जुली गंध घुली थी। लोगों की आवाजें, मोलभाव की तकरार और ठेले वालों की पुकार मिलकर एक अलग ही शोर पैदा कर रही थीं। इस भीड़ में एक कोने में बांस की टोकरी में ताजी मछलियां रखे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, करीना देवी। करीना देवी के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में हल्की धुंधलाहट और हाथों में झुर्रियां। उम्र भले ढल चुकी थी, पर पेट पालने की जिद अब भी बाकी थी। वह टोकरी में से मछलियां निकाल निकाल कर पास खड़े ग्राहकों को दिखाती और कहती, अरे बहन, देख ले, आज की ताजा मछली है, ले जा, 250 में किलो। लेकिन बहुत कम लोग खरीद रहे थे। ज्यादातर बस देखते और आगे बढ़ जाते। करीना देवी की दोनों बेटियां पूजा और नेहा इस समय घर से बहुत दूर थीं। दोनों देश की सेवा में सीमा पर तैनात थीं। एक आर्मी ऑफिसर के रूप में उन्हें गर्व था कि बेटियां ऊंचे पद पर हैं। लेकिन बेटियों को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है। गरीबी, तंगी और अकेलापन, सब कुछ एक साथ झेल रही थीं वह। उस सुबह जब करीना देवी धीरे धीरे ग्राहकों से बात कर रही थीं, तभी बाजार के उस छोर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। इंजन की तेज आवाज और उसके साथ ही लोगों का रास्ता छोड़ देना, यह इशारा था कि कोई दबंग आ रहा है। बाइक आकर करीना देवी के ठेले के सामने रुक गई। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर राकेश वर्मा। चेहरे पर घमंड, आंखों में तिरस्कार और आवाज में रोब। उसने उतरते ही तेज लहजे में कहा, अरे ओ बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे बैठकर मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है। करीना देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं तो रोज यहीं बैठती हूं, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन राकेश वर्मा का चेहरा और भड़क उठा। उसने बिना कुछ सुने सीधे अपनी मोटी चमड़े की जूती से टोकरी पर जोर से लात मारी। पूरी टोकरी उलट गई। मछलियां सड़क पर बिखर गईं। गंदी मिट्टी और धूल से लथपथ हो गईं। मछलियों की गंध एकदम फैल गई और लोग ठिठक कर खड़े हो गए। राकेश वर्मा की आवाज और ऊंची हो गई, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो जाओ अपनी जगह, यहां से भागो। उसके हर शब्द में अपमान था और भीड़ में खड़े लोग तमाशा देखने में मजा ले रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। करीना देवी के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। बिना एक शब्द कहे वह जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगीं। हाथ कांप रहे थे, पर आत्मसम्मान के कारण वह रो भी नहीं रही थीं। आसपास खड़े लोगों के बीच एक नौजवान लड़का भी था जो मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह गांव में सोशल मीडिया पर मशहूर था और अपने वीडियो के लिए जाना जाता था। उसने चुपचाप यह पूरी घटना कैमरे में कैद की। राकेश वर्मा की आवाज अब भी भीड़ में गूंज रही थी, बुढ़िया, अगली बार अगर यहां दिखी ना तो थाने में बंद कर दूंगा, समझी? इतना कहकर वह बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन कोई आगे बढ़कर करीना देवी का टोकरा उठाने नहीं आया। करीना देवी ने बड़ी मुश्किल से मछलियां वापस टोकरी में डालीं। मिट्टी से सनी मछलियों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर का अपमान किसी गंदगी से बड़ा था। वह बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ीं।
हर कदम पर उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? उधर जो लड़का यह सब रिकॉर्ड कर चुका था, वह अपने घर पहुंचा, मोबाइल खोला, वीडियो को एडिट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, इस गरीब बुढ़िया की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दीं और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो अपलोड होते ही लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में वह वीडियो गांव-गांव, गली-गली और यहां तक कि शहरों में भी पहुंच गया। लोग गुस्से से भर गए, कमेंट आने लगे, शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस वाले को, गरीब का दर्द कोई नहीं समझता। हर कोई यह मान रहा था कि इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया। शाम तक यह वीडियो एक ऐसे मोबाइल में पहुंचा जो हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर पर था, नेहा का मोबाइल। नेहा ने जैसे ही वीडियो देखा, उसका चेहरा बदल गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज हो गईं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि वीडियो में जो बुजुर्ग महिला है, वह उसकी मां है, उसकी अपनी मां, जिसके लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की, वर्दी पहनी, देश की सेवा की। नेहा के मन में एक ही ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है? मां के साथ इतना बड़ा अपमान और हमें खबर भी नहीं। उसने बिना देर किए यह वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेजा। पूजा उस समय कैंप में थी। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा, दिल में आग लग गई, आंखों में पानी भर आया। पूजा ने मन ही मन कहा, काश पापा होते तो हमें यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। हमने कितनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। गुस्से में उसने मोबाइल उठाया और नेहा को कॉल लगाया। उसकी आवाज में सख्ती और दर्द दोनों थे। नेहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पूजा ने मना कर दिया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहीं रखेंगे, बाकी मैं देख लूंगी। कुछ देर तक दोनों बहनों के बीच बहस चली, लेकिन आखिरकार नेहा मान गई। पूजा ने फोन काटा, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। चेहरा साधारण गांव की लड़की जैसा, आंखों में दृढ़ता और दिल में आग। वह बस पकड़कर घर के लिए निकल पड़ी। बस की खिड़की से बाहर खेतों की हरियाली पीछे की ओर भागती जा रही थी। हवा में पके धानों की हल्की हल्की खुशबू थी और दूर कहीं एक अकेला बबूल का पेड़ धूप में खड़ा चुपचाप रास्ता देख रहा था। पूजा ने हथेलियां जोड़ीं और मन ही मन प्रार्थना की, मां ठीक हो, हौसला टूटा ना हो और मेरी आंखों के सामने रोना न शुरू कर दें, वरना मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। बस गांव के मोड़ पर मुड़ी। धूल की एक परत खिड़की के शीशे पर जमी और अचानक बचपन के बहुत से दृश्य उसकी आंखों में एक साथ चमक उठे। वही पगडंडी, वही पक्का कुआं जहां से पानी खींचते वक्त मां की सांस फूल जाती थी, और वही टूटी दीवार जिसके सहारे बैठकर मां ने उसे अक्षर ज्ञान सिखाया था। बस अड्डे पर उतरते ही धूप की चुभन ने चेहरे को ऐसा काटा जैसे कोई अदृश्य हथेली उठकर उसे सच की ठंडी थपकी दे रही हो। पूजा ने दुपट्टे का पल्लू थोड़ा और फैलाया, कंधे पर टांगा छोटा थैला कसकर पकड़ा और तेज कदमों से पगडंडी की ओर मुड़ गई। रास्ते में दो तीन औरतें मिलीं, जिन्होंने उसे पहचानते हुए भी ऐसी नजर से देखा जैसे मुंह में अटके शब्द निकलना चाहते हों मगर हिम्मत नहीं पड़ रही हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में वह वीडियो घूम रहा था। उस वीडियो की चुभन पूजा के कदम तेज करती चली गई। घर के कच्चे आंगन के बाहर नीम की छाया थी और भीतर से सब्जी काटने की टकटक की धीमी आवाज आ रही थी। पूजा ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से मां की थकी हुई पर अनजानी सी चिंता भरी आवाज आई, कौन है? पूजा का गला भर्रा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं हूं मां, आपकी पूजा। किवाड़ खुला तो जैसे बरसों का अंधेरा एक साथ उतर गया। करीना देवी के हाथ में सब्जी काटने वाली छुरी ठिठक गई, आंखें छलछला आईं। वह कुछ कहती, उससे पहले ही बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। पूजा ने महसूस किया कि मां का सीना किस तरह कांप रहा है, जैसे भीतर जमा एक बड़ा सैलाब पतली सी दीवार ढूंढ रहा हो टूट जाने के लिए। दोनों कुछ क्षण वैसे ही खड़ी रहीं। फिर मां ने धीमे से पूछा, नेहा नहीं आई?
पूजा ने सिर हिलाया। नहीं मां, उसे मैंने वहीं रहने दिया है। किचन में मिट्टी के चूल्हे की राख ठंडी थी। पूजा ने थाली समेटकर एक कोने में रखी और बोली, आप बैठ जाइए, मैं बना देती हूं। करीना देवी बोली, बेटी, तू दूर से आई है, तू बैठ, मैं बना लूंगी। पूजा ने हाथ पकड़कर मां को चौकी पर बैठाया। आप बस देखती रहिए। रसोई की महक धीरे धीरे घर में फैलने लगी। सरसों के तेल में जब जीरा तड़का, तो जैसे पुराने दिनों की यादें भी छन छन कर बाहर आईं। पूजा जब छोटी थी, मां इसी तरह सुबह सुबह भोर होते ही चूल्हा जलातीं और रास्ते भर की हिम्मत रोटी के साथ उसके पेट में उतार देतीं। आज वही मां, जो जिंदगी के हर थपेड़े को चुपचाप सह लेती थीं, उनके चेहरे पर ऐसा साया था कि पूजा का कलेजा कांप उठा। खाना खाकर दोनों आमने सामने बैठे। कुछ देर खामोशी रही। फिर पूजा ने सीधे पूछा, मां, यह जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं आपकी नहीं हूं? क्या मेरे पास समय नहीं था? आप जितना बोझ अपने कंधे पर ढोएंगी, उतना ही आप झुकेंगी। करीना देवी ने नजरें झुका लीं। उनके होंठों के पास की झुर्रियों में एक अजीब सी मजबूरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, पुलिस वालों से भिड़ना अच्छा नहीं होता। वह जो चाहे कर सकते हैं। किस किस से लड़ोगी? तुम्हारी नौकरी है, जिम्मेदारी है। मैं कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं। पूजा के भीतर का ज्वार एक क्षण को उफना, पर उसने शब्दों को बांध कर रखा। मां, आपने मुझे बचपन से सिखाया कि गलत के आगे झुकना नहीं। आपने अपनी थकान बेचकर मुझे पढ़ाया। मेरी पढ़ाई की एक एक किताब आपके हाथों की चुभन से खरीदी गई है। अगर आज आप चुप रहीं तो आपकी हर मेहनत झूठी हो जाएगी और मेरे हर दिन की शपथ भी। करीना देवी ने भर आई आंखों से बेटी को देखा। उस नजर में डर भी था, दुआ भी, और एक छोटी सी उम्मीद भी जो धीरे धीरे पनप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तो बस यह सोचकर चुप रही कि बात बढ़ेगी तो लोग और हंसेंगे। और और उस दिन जो थप्पड़ पड़ा, वह वाक्य अधूरा रह गया। पूजा ने आगे बढ़कर मां के हाथ थाम लिए। मां, आपके गाल पर पड़ा वह निशान सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, मेरे सीने पर पड़ा है। अब यह निशान मिटेगा नहीं, यह इंसाफ बनेगा। दोपहर बीत चुकी थी। आंगन में धूप की पट्टियां खिसकती हुई छांव से मिल रही थीं। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर एक महिला ने उसे चुप कराया। जीवन अपनी चाल में था, मगर इस घर के भीतर समय जैसे किसी अनदेखे सवाल पर ठहर गया था। पूजा ने एक और गहरी सांस ली। आज शाम मैं थाने जाऊंगी। वहां जो होना है सामने होगा। आप बस मेरे साथ खड़ी रहिएगा। करीना देवी के चेहरे पर चिंता की एक परत फिर उभरी। बेटी, वह लोग बड़े लोग हैं। उनके पास वर्दी है, रसूख है, बंदूक है। तुम अकेली क्या करोगी? पूजा की आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। मां, अकेला वही होता है जिसका सच उसके साथ नहीं होता। हमारे पास सच है। हमारा साथ गांव की खामोश आंखें दे रही हैं। जिन लोगों ने तमाशा देखा, उनके भीतर भी पछतावा है। और जहां पछतावा होता है, वहां गवाही बनने की आहट अपने आप जन्म लेती है। शाम ढलते ढलते पूजा ने पीले सूट पर लाल साड़ी का पल्लू ऐसे ओढ़ा कि वह बिल्कुल साधारण गांव की लड़की लगे। कलाई में पतली सी चूड़ियां खनकीं और पांव में पुरानी चप्पलों की धप धप उस सड़क पर गूंजने लगी जहां हर ईंट ने उसकी मां की चुप्पी की गवाही सुनी थी। थाने के बाहर ईंटों की दीवार पर सरकारी सूचनाएं चिपकी थीं। बरामदे में दो सिपाही बैठे हुक्के की सुस्त कश ले रहे थे। दीवार के सहारे पड़े एक पुराने कुर्सी पर कोई सो रहा था। पूजा ने भीतर कदम रखा तो दफ्तर की बासी हवा, फाइलों की धूल और पसीने की गंध एक साथ उसकी नाक से टकराई। मेज के पीछे बैठा एसएओ संदीप सिंह कागजों में माथा गड़ाए बैठा था। उसने ऊपर देखा, फिर आंखों में लापरवाही की रेखा फैल गई। क्या चाहिए? पूजा ने बिना हकलाए कहा, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। संदीप सिंह के होंठ तिरछे हुए। किस बात की? पूजा की आवाज स्थिर थी। सार्वजनिक स्थान पर एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी, टोकरी पलटना, थप्पड़ मारना, अपमान करना। संदीप सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। और वह बूढ़ी औरत कौन है तुम्हारी? पूजा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी मां। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। बरामदे से आती हवा ने फाइल के ऊपरी पन्ने को हिलाकर वापस चुप करा दिया।
संदीप सिंह ने कुर्सी की पीठ पर अपनी देह डीली की और बोले, सुन लड़की, सड़क किनारे बैठकर जाम लगाएगी तो मना तो किया जाएगा ना, और अगर एक थप्पड़ लग भी गया तो आसमान थोड़े ही फट गया। पूजा के भीतर का लावा फूटा, पर उसकी आवाज अब भी बर्फ सी ठंडी थी। कानून में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी बड़ी वर्दी में क्यों ना हो। शिकायत लिखिए। संदीप सिंह हंसा। तू कौन होती है मुझे कानून सिखाने वाली? जा, जहां जाना है जा, यहां से निकल। पूजा ने एक क्षण के लिए पल्लू ठीक किया, फिर धीरे से थैले से अपना पहचान पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। धूप की एक पतली धार पहचान पत्र के चमकते हिस्से पर पड़ी और कमरे की डीली हवा एकदम थम गई। संदीप सिंह की आंखें फैल गईं, होंठों की रेखा सिकुड़ गई। उसने पहचान पत्र को दूसरी बार देखा, जैसे पहली नजर पर यकीन न हुआ हो। फिर उसकी कुर्सी सीधी हो गई, आवाज की रुखाई गलकर औपचारिकता में बदल गई। जी मैडम, बताइए, आप क्या चाहती हैं? पूजा ने पहचान पत्र वापस उठाया। मैं जो चाहती हूं वह बहुत साफ है। शिकायत दर्ज कीजिए, और ये मत भूलिए कि इस कमरे की दीवारों से भी सच टपकता है। इतने में बाहर से जूतों की ठक ठक सुनाई दी। वही आवाज, वही एहसास, जैसे कोई अपने साथ रोब की धूल लेकर भीतर आ रहा हो। दरवाजा सरकते ही कमरे में इंस्पेक्टर राकेश वर्मा दाखिल हुआ। चेहरे पर वही घमंड, आंखों में वही सूखी हंसी। उसने पूजा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर संदीप की ओर देखते हुए कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? पूजा उसकी ओर मुड़ी। मन में उठता तूफान वह आंखों की ठंडी चमक में बदल चुकी थी। उसने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, याद रखना, तुम्हारे हर कदम का हिसाब होगा। तुम्हें सस्पेंड करवाकर रहूंगी। राकेश वर्मा की हंसी थोड़ी देर गूंजी, फिर कमरे की दीवारों से टकराकर बेदम हो गई। उसने ताने से कहा, बहुत साहस है तुम में। जाओ, जहां जाना है जाओ, देखेंगे। पूजा ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह बाहर निकल आई। बरामदे में हवा अब पहले से कुछ तेज थी, जैसे पेड़ों ने कानों में आकर कहा हो, रास्ता सही है, बढ़ो। घर लौटते समय सूरज की किरणें नीम की पत्तियों से छनकर जमीन पर छोटे छोटे धब्बे बना रही थीं। हर धब्बा जैसे एक निशान था, एक संकेत कि न्याय के रास्ते पर धूप भी साथ चलती है। वह आंगन में दाखिल हुई तो मां चौकी से उठ खड़ी हुईं। क्या हुआ बेटी? पूजा ने पानी का गिलास उठाकर एक सांस में खाली किया। अब रास्ता साफ है मां। जिस दरवाजे ने तिरस्कार दिखाया, उसी दरवाजे को मैं गवाही और सबूत से खोलूंगी। कल सुबह मैं तहसील जाऊंगी, फिर बड़े अफसर से मिलूंगी। लेकिन उससे पहले एक काम है। जिस लड़के ने वीडियो बनाया उसे ढूंढना है। रात ने गांव को अपने काले दुपट्टे में धीरे धीरे ढक लिया। दूर कहीं ढोलक की हल्की सी थाप आई। शायद किसी घर में नामकरण की रस्म थी, या मिट्टी के आंगन में बैठी औरतें गीत गा रही थीं। पूजा ने मां के पास बैठकर धीरे से कहा, मां, उस दिन जब आपने टोकरा उठाया होगा, आपकी उंगलियों पर कितनी मिट्टी लगी होगी। करीना देवी ने आंखें चुरा लीं। बहुत बेटी, मिट्टी तो हर दिन लगती है, पर उस दिन मिट्टी से ज्यादा अपमान चिपक गया था। पूजा ने मां की हथेली अपनी दोनों हथेलियों में सहेज ली। वही अपमान अब साक्ष्य बनेगा, वही मिट्टी अब गवाही देगी। सुबह से पहले ही पूजा उठ बैठी। आंखों में नींद नहीं थी, बस एक चमक थी जो भीतर के अंधेरे को कहीं धकेल रही थी। उसने मां के लिए चाय चढ़ाई, 2 सूखी रोटियां तवे पर सेंकीं और दरवाजे के पास रखी टूटी मूठ वाली झाड़ू को सहलाकर एक कोने में टिकाया। उसने महसूस किया कि हर टूटी चीज अपने भीतर उम्मीद का एक पतला रेशा छिपाए रखती है, बस किसी सधे हाथ की प्रतीक्षा में। दोपहर तक पूछताछ करते करते वह उस लड़के तक पहुंच गई जिसने वीडियो बनाया था। लड़का घर के बाहर चौखट पर बैठा किसी सस्ती बोली जाने वाली धुन गुनगुना रहा था। पूजा ने पास जाकर आवाज दी। लड़का चौंका, फिर उसे पहचान कर घबरा सा गया। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो देखा वही रिकॉर्ड किया। पूजा की आवाज में नमी थी, पर शब्द सधे हुए। तुमने गलत नहीं, सबसे सही काम किया। अब उस सही काम को पूरा करना है। मुझे वह वीडियो बिना काट छांट के चाहिए, और अगर तुम गवाही दोगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। लड़के ने इधर उधर देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों,
फिर अंदर जाकर एक पुराना फोन और एक छोटी सी तारीख लिखी डायरी लेकर आया। उसने कहा, दीदी, ये वही दिन है, वही घड़ी, सब लिखा है। और यह वीडियो बिना छेड़े जैसा रिकॉर्ड हुआ था वैसा ही है। मैं डरता हूं, पर अगर आप साथ होंगी तो बोल दूंगा। पूजा की आंखों में चमक आई। डर सच का दुश्मन नहीं, साथी होता है। वह कहता है कि खतरा है, सावधान रहो, बस तुम्हें मेरे साथ सावधान रहना है। शाम होते होते जब वह सबूत लेकर वापस लौटी तो आंगन में मां ने चूल्हा जला दिया था। धुएं की पतली लकीर ऊपर उठती गई, फिर अंधेरे में घुलकर गायब हो गई। पूजा ने मन ही मन तय किया, इस धुएं की तरह मेरी मां का दर्द अब हवा में नहीं घुलेगा, वह रोशनी बनेगा और हर आंख तक पहुंचेगा। रात को पूजा ने बिस्तर पर लेटे लेटे छत की काली लकड़ी की बलियों को देखा। उन पर जमती धूल, मकड़ी के जाले और एक कोने में पड़ी टूटी खपरैल उस घर की कहानियां कह रही थीं। मेहनत की कहानियां, हार न मानने की कहानियां और चुप्पी की कहानियां। उसने करवट बदली और अपनी हथेली मुट्ठी में कस ली। मन में एक साफ रेखा खींच चुकी थी। कल सुबह सीधे बड़े अफसर के पास और फिर सबके सामने सच। सुबह का उजाला खिड़की के पर्दे से छनकर भीतर आया तो जैसे किसी ने कमरे में धीमी घंटी बजाई हो। पूजा ने मां के पैर छुए, आशीर्वाद दीजिए। करीना देवी ने सिर पर हाथ रखा। बेटी, ऐसे जाओ जैसे नदी जाती है अपनी राह, बिगाड़े बिना, पर जो रास्ता रोकता है उसे काटती हुई आगे बढ़ती है। गांव से तहसील तक का रास्ता आज कुछ लंबा लगा, शायद इसलिए कि हर कदम पर उसे अपने शब्दों का वजन महसूस हो रहा था। कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी कतार थी, मगर भीतर जाते ही उसे किसी अदृश्य लहर ने आगे धकेला। बड़े अफसर का कमरा ठंडा था, मगर भीतर का माहौल गंभीर। पूजा ने बिना भूमिका के सब कुछ रख दिया। मां के अपमान का वर्णन, थाने में तिरस्कार, पहचान पत्र के बाद बदली आवाजें और अब उसके हाथ में मौजूद असली वीडियो। अफसर ने सब शांतिपूर्वक सुना। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ पंखे का घुरघुराता सुर था। फिर उन्होंने धीमे से कहा, जो आपने बताया वह न केवल मन को दुखाने वाला है, बल्कि यह उस शपथ का अपमान है जिसे पहनकर हम सब ड्यूटी पर आते हैं। पर प्रक्रिया का पालन होगा। हमें गवाह चाहिए, वीडियो की जांच होगी और फिर खुली बैठक में बात रखी जाएगी। पूजा ने आंखें नीचे कर लीं। प्रक्रिया ही तो चाहती हूं, पर इतनी धीमी नहीं कि सच दम तोड़ दे। अफसर ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ देखा। जब सच दस्तक देता है, दरवाजे खुले रहते हैं। आप अपना दस्तक पत्र दे जाइए, बाकी हम करेंगे। पूजा ने फाइल थमाई, बाहर निकली तो धूप अब तावी थी। माथे पर पसीना छलका, पर मन में एक ठंडी परत जमी रही। अब खेल खुला होगा, छुपा नहीं। घर लौटते वक्त नीम की छांव फिर वहीं थी, मगर हवा में जैसे कोई नई महक घुल गई थी, उम्मीद की। मां दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखें पूछ रही थीं, होंठों ने साहस से पहले चाय का भाप भेजा। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मां, पहला कदम उठ गया है। कल बुलावा आएगा, हमें जाना होगा और सबके सामने बोलना होगा। करीना देवी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं चलूंगी बेटी, अपनी चुप्पी को अब आवाज दे दूंगी। रात फिर उतरी, मगर इस बार अंधेरे में एक पतली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। पूजा ने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे चांद था, मगर उसका दूधिया गोला साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन कहा, मां के गाल पर पड़े उस निशान की जगह अब मेरी आंखों में एक चमक रहेगी और वही चमक रास्ता दिखाएगी। भीतर कहीं, बहुत भीतर, एक धीमी घंटी बजी, जैसे कोई कह रहा हो कि वक्त आ गया है। सुबह का सूरज गांव की पगडंडी पर ऐसे फैला था जैसे पीली चादर किसी ने खेतों पर बिछा दी हो। ओस की नमी अब भी घास की नोकों पर थी और हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन पूजा के मन में ठंडक नहीं थी, वहां तो आग सुलग रही थी। उसने मां से कहा, आज जो होने वाला है वह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का मामला है। जो चुप रहे वो भी सुनेगा और जो बोलेगा वो भी सुनेगा। करीना देवी ने बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, रास्ता कठिन है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। पूजा ने पल्लू सिर पर खींचा और एक बार आईने में खुद को देखा। साधारण गांव की लड़की का रूप, लेकिन आंखों में सेना के प्रशिक्षण से पैदा हुआ साहस साफ झलक रहा था। तहसील से आते बुलावे के मुताबिक आज उसे सीधे एसपी ऑफिस पहुंचना था। रास्ता लंबा था, मगर पूजा के कदम बिना थके आगे बढ़ रहे थे।
सड़क किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ उसकी ओर झुकते जैसे कह रहे हों, हमने बहुत देखा है, आज शायद कुछ बदलने वाला है। ऑफिस के गेट पर खड़े संतरी ने औपचारिकता से पूछा, कहाँ जाना है? पूजा ने शांत स्वर में कहा, एएसपी मैडम से। संतरी ने आंखों से उसे ऊपर नीचे देखा, शायद उसे लगा कि इतनी साधारण लड़की यहां क्या करने आई है। पर जैसे ही पूजा ने जेब से पहचान पत्र निकाला, संतरी का चेहरा बदल गया। अंदर जाइए, मैडम इंतजार कर रही हैं। कमरे के भीतर हवा ठंडी थी, पंखे की धीमी आवाज और मेज पर करीने से रखी फाइलें। एसपी श्रुति हसन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम पूजा, मुझे वीडियो मिल गया है, लेकिन हमें प्रक्रिया के अनुसार गवाह और पुख्ता सबूत चाहिए, तभी कार्रवाई संभव है। पूजा ने थैले से मोबाइल निकाला और मेज पर रखा। यह है बिना एडिट का वीडियो, और यह है वह लड़का जिसने इसे रिकॉर्ड किया था। यह गवाही देगा। दरवाजे के पास खड़ा लड़का घबराया हुआ था, लेकिन पूजा की मौजूदगी ने उसके कदम जमे रखे। एसपी ने वीडियो चलाया। कमरे में वही दृश्य गूंजने लगे। राकेश वर्मा का टोकरा लात मारना, भीड़ का तमाशा देखना, मां का झुका सिर और कांपते हाथ। वीडियो खत्म होते ही कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी ने फाइल बंद की और कहा, मैं डीएम को बुलाऊंगी। यह मामला सिर्फ पुलिस का नहीं, प्रशासन का है। दोपहर होते होते जिला मुख्यालय में हलचल मच गई। डीएम अखिलेश ने प्रेस मीटिंग बुलाने का आदेश दिया। खबर आग की तरह फैली, किसी बड़े मामले पर प्रेस मीट होगी, आर्मी अफसर जुड़ी हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे का समय तय हुआ। जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। कैमरे, माइक, नोटबुक लिए पत्रकार अंदर जाने को बेताब थे। भीतर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम अखिलेश, दाहिनी ओर एसपी श्रुति हसन, बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां। भीड़ शांत हुई तो डीएम ने माइक उठाया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियों की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि कानून और पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन है। पत्रकारों के कैमरे क्लिक क्लिक की आवाज के साथ चमकने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। बिना एडिट का वीडियो हमारे पास है, जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही पूजा मंच पर आई। भीड़ में हलचल मच गई। उसने सीधे कहा, मैं कैप्टन पूजा सिंह, इंडियन आर्मी, और यह पीड़ित महिला मेरी मां करीना देवी हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरे अब लगातार उसकी ओर घूम गए। पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा, किसी भी इंसान को इस तरह सड़क पर अपमानित करना अपराध है, चाहे वह कोई आम आदमी करे या वर्दी में हो। कानून सबके लिए बराबर है। इस घटना में सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, बल्कि एसएओ संदीप सिंह भी दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना किया और पीड़ित का मजाक उड़ाया। एसपी श्रुति हसन ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और सबूत पुख्ता हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम अखिलेश ने बिना देर किए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएओ संदीप सिंह को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी एक्शन? यह तो मिसाल है, किसी ने धीरे से कहा। अब ये गांव वाले भी देखेंगे कि जब कोई सच के साथ खड़ा होता है तो सिस्टम झुकता है। बाहर गेट पर खड़ी भीड़ में खबर फैल चुकी थी। करीना देवी को इंसाफ मिल गया, उनकी बेटी ने कर दिखाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि निलंबन के बाद भी कई ताकतें इस इंसाफ को रोकने के लिए तैयार बैठी थीं। निलंबन का आदेश निकलते ही पूरे जिले में जैसे आग लग गई। थाने के बरामदे में बैठे सिपाहियों के चेहरों पर खामोशी और बेचैनी दोनों थी। कुछ सिपाही आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। देखा, लड़की ने सच में कर दिखाया। हमें तो यकीन ही नहीं था कि मामला डीएम तक पहुंच जाएगा। एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने धीरे से कहा,
यही फर्क है जब कोई पढ़ा लिखा और ईमानदार इंसान लड़ाई लड़ता है। बाकी तो चुप रहकर सब भूल जाते हैं। अंदर इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अपने कमरे में पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से में डर भी साफ झलक रहा था। उसने कागजों का पुलिंदा जोर से मेज पर पटका और बड़बड़ाया, यह लड़की मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी इज्जत भी ले डूबेगी। पास खड़ा संदीप सिंह हौले से बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था उससे पंगा मत लो। अब देख, पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। उधर गांव में माहौल कुछ और ही था। बाजार में जहां कुछ दिन पहले करीना देवी का टोकरा लात मारकर गिराया गया था, वहीं आज लोग उसी जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। सुना, उनकी बेटी आर्मी में है और सीधे डीएम तक मामला पहुंचा दिया। कोई कहता, अब तो ऐसे पुलिस वालों की खैर नहीं, तो कोई फुसफुसाता, पर भाई वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, सावधान रहना पड़ेगा। करीना देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हौसला बढ़ाने आया था, तो कोई बस देखने कि यह वही औरत है जिसकी इज्जत सरेआम लूटी गई और जिसने चुप नहीं बैठकर पूरे जिले में हलचल मचा दी। करीना देवी सबको बस इतना कहती, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी, लेकिन मेरी बेटियां आग हैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। शाम को पूजा ने मां के पास बैठकर कहा, मां, निलंबन तो हो गया, लेकिन यह पूरी जीत नहीं है। अब असली जंग शुरू होगी। विभागीय जांच में दोनों को दोषी साबित करना होगा, और अगर हम ढीले पड़े तो वे लोग सबूत मिटाने और गवाह तोड़ने की कोशिश करेंगे। करीना देवी ने चिंता से पूछा, बेटी, क्या वे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? पूजा ने गहरी सांस लेकर कहा, हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। अब मीडिया, जनता और कानून तीनों हमारे साथ हैं। अगले ही दिन पूजा ने गवाह लड़के को फिर से बुलाया। उसने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हारा नाम और पहचान सुरक्षित रहेगी। जो वीडियो तुमने बनाया है उसकी कॉपी अब 3 जगह सुरक्षित रखी गई है, एक मेरे पास, एक मीडिया चैनल के पास और एक डीएम ऑफिस में। लड़के की आंखों में डर कुछ कम हुआ, पर वह जानता था कि सच्चाई बोलने की कीमत बड़ी होती है। दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय से जांच अधिकारी का पत्र आया। विभागीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उन्हें आदेश था कि पूरे मामले की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट दें। पूजा को बयान के लिए बुलाया गया। बयान वाले दिन जिला पुलिस लाइन में माहौल तनावपूर्ण था। राकेश वर्मा और संदीप सिंह दोनों अलग अलग कमरे में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही डर था, अगर यह लड़की यहां भी वही साहस दिखा देगी तो खेल खत्म। जांच अधिकारी ने पूजा से पूछा, आपने यह मामला क्यों उठाया? पूजा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कानून का मतलब सिर्फ किताबों में लिखी पंक्तियां नहीं है, वह एक विश्वास है। जब जनता का विश्वास टूटता है तो कानून की ताकत भी कमजोर हो जाती है। मेरी मां का अपमान सिर्फ उनका नहीं, इस विश्वास का भी अपमान था। गवाह लड़के को अंदर बुलाया गया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसने साफ साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंस्पेक्टर ने टोकरी पर लात मारी और थप्पड़ भी मारा। भीड़ में कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो को जांच अधिकारी के सामने फिर से चलाया गया। कमरे में वही आवाजें गूंजने लगीं, राकेश वर्मा की चीख, मां की चुप्पी और भीड़ का मौन। उस मौन में अब सच्चाई की गूंज भर गई थी। पूजा ने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा कि बरामदे में खड़े कुछ सिपाही उसे सलाम कर रहे थे। यह सलाम वर्दी के लिए नहीं, बल्कि उस साहस के लिए था जो उसने दिखाया था। उस रात गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग बातें कर रहे थे कि अब शायद दोनों अफसर बर्खास्त हो जाएंगे, लेकिन पूजा जानती थी कि आखिरी फैसला आने से पहले दबाव, धमकी और सौदेबाजी सब होगा। उसे हर मोर्चे पर तैयार रहना था। करीना देवी ने बेटी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तेरी आंखों में मैं अपने पति का हौसला देख रही हूं। उन्होंने भी कभी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाया था। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो चुप रहकर अपमान सहते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूजा का संकल्प और मजबूत होता जा रहा था। वह जानती थी कि अगर इस बार सच जीत गया तो यह गांव, यह जिला और शायद पूरा राज्य याद रखेगा
कि एक बेटी ने अपनी मां की इज्जत के लिए कैसे पूरे सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन ठीक इसी समय कहीं अंधेरे में कुछ लोग बैठे थे जो इस इंसाफ की लड़ाई को खत्म करने की योजना बना रहे थे। जांच की फाइल अब आखिरी दौर में थी, लेकिन इसी वक्त हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। पूजा को यह आभास हो रहा था कि कुछ ताकतें चुपचाप उसे रोकने की तैयारी कर रही हैं। गांव में खबर फैलने लगी कि राकेश वर्मा के कुछ पुराने रसूखदार दोस्त इस मामले को दबाने के लिए रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सुना है गवाह को डराने की कोशिश की जा रही है। लड़की अकेली है, देखना कहीं फंसा न दें। पूजा ने इस माहौल को भांप लिया था। एक शाम वह सीधे उस लड़के के घर पहुंची जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। दरवाजे पर खड़ा लड़का घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे कई रातों से चैन की नींद न सोया हो। पूजा ने बिना घुमाए फिराए पूछा, किसी ने धमकाया है? लड़के ने धीरे से सिर झुका दिया और बोला, 2 लोग आए थे। बोले कि गवाही वापस ले लें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूजा ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में कहा, डरना मत, कल से तुम मेरे साथ रहोगे। जब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होती, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर लड़के की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली। यह खबर जैसे ही राकेश वर्मा और संदीप सिंह तक पहुंची, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी ओर जिला मुख्यालय में अगले दिन एक बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विभागीय जांच की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी थी। सुबह होते ही मीडिया की गाड़ियां फिर से कतार में खड़ी होने लगीं। रिपोर्टरों के हाथों में माइक और कैमरे थे, आंखों में वही पुरानी उत्सुकता, क्या आज फैसला हो जाएगा? हॉल के अंदर मंच पर डीएम अखिलेश, एएसपी श्रुति हसन और विभागीय जांच कमेटी के 3 अधिकारी बैठे थे। सामने मीडिया की लंबी पंक्ति और बीच में उस दिन के सबसे बड़े गवाह करीना देवी और पूजा सिंह। डीएम ने माइक उठाया। 15 दिन की गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। वहीं एसआईओ संदीप सिंह ने पीड़ित की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। दोनों ने मिलकर कानून और पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मीडिया के कैमरे चमकने लगे। डीएम ने आगे कहा, इन आरोपों को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय को सिफारिश भेजी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। आदेश है कि दोनों अफसरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी की निगाहें पूजा और करीना देवी की ओर मुड़ गईं। पूजा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस आंखों में एक गहरी चमक थी। यह जीत की नहीं, संतोष की चमक थी। करीना देवी के गालों पर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। मैडम पूजा, आपको कैसा लग रहा है? पूजा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं था। यह हर उस इंसान की जीत है जिसे सरेआम अपमानित किया गया और जिसने चुप्पी तोड़ने का साहस दिखाया। हॉल से बाहर निकलते ही भीड़ ने पूजा और करीना देवी को घेर लिया। कोई फूल लेकर आया, कोई बधाई देने। दूर खड़ा एक बुजुर्ग बोला, बेटी, तूने हमारी आंखों में उम्मीद लौटा दी है। उसी वक्त थाने में बैठे राकेश वर्मा और संदीप सिंह को बर्खास्तगी का आदेश थमा दिया गया। राकेश वर्मा ने कागज जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों में अपमान और हार का मिलाजुला रंग था। संदीप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़बड़ाया, मैं कह रहा था ना, उससे पंगा मत लो। गांव लौटते वक्त पूजा के कदम हल्के थे। सड़क के किनारे खड़े बच्चे उसकी ओर देखते ही मुस्कुराने लगे। कोई हाथ हिलाकर सलाम करता तो कोई कहता, दीदी, आपने सही किया। करीना देवी ने घर पहुंचकर आंगन में बैठते हुए कहा, बेटी, आज तेरे पापा होते तो गर्व से कहते, यही है मेरी बेटी। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, मां, ये जीत आपकी है। आपने मुझे सच बोलना सिखाया और सच का साथ देने की हिम्मत दी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, पूजा के मन में एक और ख्याल आया। यह लड़ाई तो जीत गई, पर ऐसे और भी मामले हैं जो चुप्पी में दबे हैं, और शायद
अब यह उसका नया मिशन होगा कि किसी और को वह चुप न रहने दे। शाम का आसमान हल्के बैंगनी रंग में डूब रहा था। गांव की गलियों में बच्चे खेलते खेलते घर लौट रहे थे और चूल्हों से उठता धुआं हवा में मिलकर एक परिचित खुशबू फैला रहा था। लेकिन पूजा के दिल में अब भी सन्नाटा था। जीत का एहसास था, पर साथ ही एक बेचैनी भी, जैसे कोई नई राह पुकार रही हो। करीना देवी आंगन में बैठी पुराने बर्तन मांज रही थीं। पूजा पास आई और उनके बगल में बैठकर धीरे से बोली, मां, आज सब कह रहे हैं कि हमने इंसाफ पा लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे मामले खत्म हो जाएंगे? करीना देवी ने बर्तन में पानी डालते हुए कहा, बेटी, जब तक लोग डर के मारे चुप रहेंगे, तब तक ऐसे लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन जब कोई एक खड़ा होता है, तो दूसरों को भी ताकत मिलती है। पूजा ने मां की आंखों में देखते हुए कहा, मां, मैं चाहती हूं कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, औरों के लिए भी हो। जिनका कोई साथ नहीं देता, उनके लिए हम आवाज बने। मैं चाहती हूं कि गांव में एक ऐसा मंच बने जहां कोई भी अपने साथ हुए अन्याय को बिना डर बताए। करीना देवी ने गहरी सांस ली, जैसे बेटी की बातों में अपने दिवंगत पति की परछाई देख रही हों। उन्होंने कहा, अगर तेरी सोच यही है तो मैं तेरे साथ हूं। अगले ही दिन पूजा ने गांव के चौपाल में बैठक बुलाई। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सभी आए। चौपाल की लकड़ी की बेंचों पर लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। पूजा ने साफ आवाज में कहा, आप सबने देखा मेरी मां के साथ क्या हुआ और हमने कैसे लड़कर इंसाफ पाया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह शुरुआत है। हम एक न्याय समिति बनाएंगे जिसमें हर घर से एक सदस्य होगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वह अकेला नहीं लड़ेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े होंगे। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, पहले तो लोग डरते हैं कि पुलिस प्रशासन से उलझना ठीक नहीं, पर अब लगता है कि सच में मिलकर लड़ना चाहिए। एक औरत ने कहा, हमारी भी कई बातें पुलिस तक नहीं पहुंचती, अब शायद हमारी भी सुनवाई होगी। पूजा ने गवाह लड़के की ओर इशारा किया और कहा, यह लड़का अगर उस दिन वीडियो न बनाता तो शायद यह मामला दबा दिया जाता। इसका साहस हम सबके लिए मिसाल है। भीड़ में ताली की आवाज गूंज उठी। चौपाल खत्म होते ही पूजा ने तहसील और जिला मुख्यालय के अधिकारियों से मिलकर एक औपचारिक समूह पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। खबर मीडिया तक पहुंची और अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छपीं। आर्मी अफसर ने बनाया गांव में न्याय मंच, अन्याय के खिलाफ एकजुटता की पहल। उधर राकेश वर्मा और संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी अदालत में दाखिल हो गया। तारीखें तय हो रही थीं और पूरे गांव को इंतजार था कि अदालत से भी कड़ी सजा मिले। कुछ हफ्तों बाद अदालत का फैसला आया। दोनों को दोषी करार देकर पद से स्थायी रूप से बर्खास्त किया गया और 6 महीने की सजा सुनाई गई। खबर सुनकर गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। करीना देवी के घर के बाहर लोग मिठाई लेकर पहुंचे और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने हमारे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। उस रात आंगन में बैठकर पूजा ने तारों की ओर देखा। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं खेतों में मेंढक टर टर कर रहे थे। उसने मां से कहा, मां, अब मुझे लगता है कि यह लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी जगह जाना है और भी आवाजें सुननी हैं। करीना देवी ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटी, लेकिन याद रख, सच बोलना आसान नहीं, पर सच पर टिके रहना ही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। पूजा ने पलकें झुकाईं और मन ही मन ठान लिया, चाहे गांव हो, शहर हो या कोई भी कोना, जहां किसी करीना देवी जैसी मां के साथ अन्याय हो, वहां उसकी आवाज सबसे पहले पहुंचेगी। और इस तरह एक बेटी की लड़ाई सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं रही, वह हर उस दिल की आवाज बन गई जो अन्याय के डर से चुप था। गांव की गलियों में अब एक कहावत गूंजने लगी, अगर सच में हिम्मत है तो पूजा सिंह बनकर दिखा।